आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। कुछ भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति। ईरान ने लंबी दोस्ती और साझा हितों का दिया हवाला। गैस सिलेंडर न होने पर उससे निपटने की 12 तरीके जो आपके आ सकते हैं काम। निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू। बंगाल में टीएमसी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। पहले धौंस दिखाई, अब भीख मांग रहा। रूस से भारत के तेल खरीदने को लेकर ईरान का अमेरिका पर बयान। ईरान के साथ भारत की गर्मजोशी में क्या अब देर हो चुकी है? अबू धाबी बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। अगर ईरान इस अहम तेल मार्गों को बंद कर दे तो क्या होगा? एयर इंडिया और इंडिगो के बाद आकाशा ने भी लगाया फ्यूल सरचार्ज। 70 के दशक का पॉपुलर विलन जिन्हें अमिताभ बच्चन भी कहते थे सर। सलमान आगा के रनआउट पर इतना हंगामा क्यों? भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है कि उनके देश ने कुछ भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच बहुत ही पुरानी दोस्ती है और दोनों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। शनिवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से भारत के 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी गुजरकर निकले हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में है और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसी दौरान शनिवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने कहा कि ईरान ने भारत के कुछ जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है। जंग कहीं भी लड़ी जाए उसका किसी न किसी रूप में दुनिया पर असर पड़ता है। युद्ध यही होता है। मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, लेकिन इसका असर भारत में भी लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। कई शहरों में गैस के लिए लंबी कतारें देखी जा रही है। कई होटल और रेस्टोरेंट्स गैस की कमी से प्रभावित हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि डीजल, पेट्रोल और खाना पकाने की गैस की कीमतें बढ़ सकती है। अगर यह जंग ज्यादा दिनों तक चलती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही सिलेंडरों की कमी की खबरें भी आ रही है। मौजूदा दौर में कई घरों और होटलों में खाना पकाना और परोसना तभी संभव है जब गैस उपलब्ध हो। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी की विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार, हिंसा और वर्षों के कुशासन के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ रहा है और अब बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नए बंगाल की क्रांति इसी ब्रिगेड रैली से शुरू हो गई है और राज्य से निर्मम सरकार तथा महाजंगल राज का अंत अब तय है। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता खोने के डर से घबरा गई है और इसी वजह से लोगों को रैली में आने से रोकने की कोशिश की गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने रूसी तेल को लेकर अमेरिका के रुख की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई देशों से रूस से तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। अरागाची की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अस्थायी रूप से इन प्रतिबंधों में ढील दी है ताकि भारत जैसे देश समुद्र से पहले से मौजूद रूसी तेल खरीद सके। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने जिम्मेदार रवैया दिखाया है और प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना दौरा खत्म करने के बाद भारत के लिए रवाना हुए। 2 दिन बाद यानी 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने उन खाड़ी देशों पर हमले किए जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग के शुरुआती 2 दिनों में भारत ने 2 बयान जारी किए। एक बयान में इस जंग पर चिंता जताई गई और बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की अपील की गई। पीएम मोदी ने एक अन्य बयान में संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत उसके साथ खड़ा है, लेकिन भारत ने ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के हमले की खुलकर निंदा नहीं की। भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 12 मार्च को एक बार फिर बात हुई है, लेकिन यह सवाल भी उठ रही है कि क्या भारत ने गर्मजोशी दिखाने में देर कर दी। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद 3 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं।
ईरानी मीडिया के अनुसार आईआरजीसी नौसेना प्रमुख एडमिरल अली रेजा तंगसीरी ने बताया कि इन हमलों में अबू धाबी के अल धफरा एयरबेस और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया है। तंगसीरी के मुताबिक पैट्रियट रडार सिस्टम, सैन्य विमान और विमानों के ईंधन भंडारण टैंकों पर हमले हुए हैं। हालांकि इन दावों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। वही अमेरिका ईरान के कुछ और आइलैंड्स पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। खार्ग आइलैंड को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगला निशाना अबू मूसा आइलैंड हो सकता है। दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्ग हॉर्मुज जल मध्य से कई जहाजों पर हमले होने की खबर है। यूके मैरीटाइम ट्रेड्स ऑपरेशन के अनुसार हाल ही में जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उनमें 2 टैंकर शामिल हैं। इन पर इराक के तट के पास अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से हमला किया गया है। इसके अलावा उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास एक कंटेनर जहाज पर हमले की रिपोर्ट भी मिली है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह इस स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करने वालों किसी भी जहाज को आग के हवाले कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा बहुत जहाजी आवागमन जारी है। दुनिया का लगभग 20% तेल आमतौर पर इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल कीमतों में भारी उछाल आ गया है। ईरान युद्ध के कारण हवाई सफर भी महंगा हो गया है। एटीएफ यानी विमान में यूज होने वाले ईंधन की कीमत बढ़ने से एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अब आकाशा ने भी फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की है। कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर 199 रुपए से 1300 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाने जा रहा है। यह 15 मार्च से होने वाली बुकिंग पर वसूला जाएगा। उससे पहले की गई बुकिंग पर फ्यूल सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा। आकाशा ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज सेक्टर और फ्लाइट्स की ड्यूरेशन के हिसाब से तय होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में काफी तेजी आई है। एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट में फ्यूल सबसे अहम होता है और इससे एविएशन इंडस्ट्री की लागत पर असर पड़ता है। इसके मद्देनजर आकाशा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर 199 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज लगाएंगे। यह 15 मार्च को 12:01 में लागू होगा। उससे पहले की गई बुकिंग पर यह लागू नहीं होगा। कहते हैं कि सफलता कभी मुफ्त में नहीं मिलती, यह संघर्ष और जज्बे के रूप में अपनी कीमत वसूल लेती है। जितने बड़े सपने उतना ही कठिन सफर। बॉलीवुड के एक्शन किंग रोहित शेट्टी भी इसी तरह की विषम परिस्थितियों से गुजरे हैं। आज उनकी फिल्में करोड़ों कमा रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वाहन के लिए पैसे ना होने पर वह कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और कई बार भूखे भी रह जाते थे। पिता की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट छा गया, फिर भी रोहित ने हार नहीं मानी और मेहनत से खुद को सिंघम जैसा मजबूत बनाया। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करने वाले रोहित शेट्टी आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल और लोकप्रिय निर्देशकों में शुमार है। हालांकि यहां तक का उनका सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। क्रिकेट के मैदान पर कभी कभी एक छोटा सा फैसला बड़ा विवाद बन जाता है। मीरपुर के शेर बंगाल नेशनल स्टेडियम में 13 मार्च को ऐसा ही विवाद हुआ जो तमाशा बन गया। एक रनआउट से पूरे स्टेडियम का माहौल गर्म हो गया। कमेंट्री बॉक्स से सोशल मीडिया तक इस विवाद को लेकर बहस छिड़ गई है। फैंस और एक्सपर्ट्स बट गए। किसी ने खेल भावना को आहत करने वाला फैसला बताया तो किसी ने नो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट कहा। आइए बताते हैं कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ और पहले ऐसे कितने खेल भावना को आहत रन आउट हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इन दिनों वनडे सीरीज चल रही है। 13 मार्च को दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था। इस मामले में विवाद पहली पारी के 39वें ओवर में शुरू हुआ। पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। हुआ यूं कि मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश बॉलर मेहदी हसन मिराज की गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेला। दूसरे एंड पर सलमान आगा क्रीज से थोड़ा बाहर थे, तभी गेंद उनसे टकरा गई। सलमान गेंद को बल्ले से अपने पास खींचकर उसे उठाकर गेंदबाज को देने की तैयारी में थे, लेकिन तभी मिराज ने गेंद लेकर स्टंप पर मार दी। बांग्लादेशी फील्डरों ने अंपायर से आगा को आउट करार देने की अपील की। फील्ड अंपायर ने इसे थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया।